Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of Iqra Huffaz Boys College, this is our 27th video lecture of this second year online classes phase 2 और हमारा चैप्टर नंबर 19 का ये सेकंड लेक्चर है। चैप्टर 19 का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। हमने इसके इंट्रोडक्शन और रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है और इसकी क्या टाइप्स हैं इस बारे में पढ़ेंगे। यानी रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना होता है ये क्यों होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजह है, इसके बाद अगर ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है इसके बाद रिज़ल्ट क्या निकलता है और फिर कितने टाइप्स के होते हैं ये हम उसको तफसील से पढ़ेंगे। लेट अस मूव ऑन। उससे पहले हम आपसे कुछ की कॉन्सेप्ट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मली नहीं बताए जाते। बस इतना कर दिया जाता है कि ये रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है और आप ये डेफिनेशन याद कर लो। इसके आगे आप याद कर लो कि अल्फ़ा बीटा गैमा 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं और 3 तरह की रेडिएशन एमिट होती है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है वो उसके न्यूमेरिकल जो थोड़े से हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के वहाँ वो चीज़ शुरू कर दी जाती है। ये की कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके सिलेबस के लिए भी और जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहली बात है कि व्हाट कॉजेज एटम्स टू बी रेडियो एक्टिव। एटम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, क्या वजह होती है, तो उसकी तफसील ये है कि भाई एटम्स फाउंड इन नेचर आर आइदर स्टेबल और अनस्टेबल। एटम जो है वो या तो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं। एन एटम इज स्टेबल इफ द फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस आर बैलेंस। आपको पता है एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं। अब उनको जो ज्वाइन करने वाली फोर्स है वो कहलाती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्वाइन कर रही है, एक साथ रखी हुई, अगर वो न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस है तो एटम बैलेंस है, अगर वो न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं है तो एटम बैलेंस नहीं है। अच्छा, ये अनबैलेंस क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस हैज एन एक्सेस ऑफ इंटरनल एनर्जी। वो जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसमें इंटरनल एनर्जी की एक्सेस होती है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है इंटरनल एनर्जी की एक्सेस की, वो वजह होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे एटम की इनस्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। ठीक है जी। यानी प्रोटॉन, आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोटॉन से डबल होते हैं, बल्कि डबल से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे न्यूट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी तादाद बढ़ने की वजह से एटम्स इनस्टेबल होता रहता है। ठीक है, तो एक लिमिट है एटॉमिक नंबर 82। उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसलिए वो क्या फिनोमिना करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, तो इसीलिए वो रेडियो एक्टिव जो एटम होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं टू रीच स्टेबिलिटी बाय इजेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है उनके न्यूक्लियस में, वो चाहते हैं कि कुछ ये निकल जाए ताकि हम स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएँ। और ये जो फिनोमिना होता है जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या और पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस से वो एमिट करते हैं, इजेक्ट करते हैं, यही चीज़ कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी। इस तरह इनकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और ये दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आगे चले, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब ये रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी के दरमियान क्या फ़र्क होता है, तो रेडिएशन इज द एनर्जी और पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। यानी जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है तो वो जो चीज़ एमिट होती है, इजेक्ट होती है, वो कहलाती है रेडिएशन। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अल्फा में हो, पार्टिकल की फॉर्म में हो, बीटा पार्टिकल की फॉर्म में हो या गैमा। और जो खुद फिनोमिना हो रहा होता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी। तो रेडिएशन वो पार्टिकल या वो एनर्जी जो एमिट हो रही होती है और रेडियो एक्टिविटी उस फिनोमिना का नाम है। अच्छा, अब फिनोमिना हो गया, ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी। अब इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू एटम आफ्टर दे रिलीज रेडिएशन। ये तीसरा सवाल है कि रेडिएशन होती है उसके बाद क्या होता है। एज द न्यूक्लियस एमिट्स रेडिएशन और डिसइंटीग्रेट माने टूट जाना, रेडियो एक्टिव एटम जिसको हम रेडियो न्यूक्लियाइड भी कह सकते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट न्यूक्लियाइड में। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिए,
ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिव डीके। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल है 86, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब वो जब रेडिएशन शो करेगा तो वो अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा, अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। अब 86 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से एमिट कर रहा है, इसका मतलब है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 माइनस हो जाएगा। यानी पहले जो उसका एटॉमिक नंबर था वो 86 था, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, अब पीछे रह गया 84, यानी 2 एटॉमिक नंबर उसके अंदर से निकल गया। तो अब वो एलिमेंट जो 86 एटॉमिक नंबर वाला था वो ट्रांसफॉर्म हो गया 84 एटॉमिक वाले नंबर। यही चीज़ होती है रेडिएशन के बाद। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एटम डिफरेंट न्यूक्लियाइड में हर दफ़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद औक़ात ऐसा होता है जैसे बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल में कोई मास नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता, तो उसका मास सेम रहता है, यानी मास चेंज नहीं होता। इसके अलावा जो गैमा है, अब गैमा पार्टिकल है, गैमा में ना तो मास होता है ना ही उसमें कोई एटॉमिक नंबर होता है। तो गैमा पार्टिकल अगर रेडिएट होगा तो उसके बाद एटम अपने एलिमेंट जो है ना वो अपनी दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो सेम एलिमेंट ही रहेगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ मिसाल दी हुई जैसे कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डीके यानी टूटता है तो इट विल बिकम अ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इफ इट गिव्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स देगा यानी न्यूट्रॉन्स एमिट करेगा तो जाहिर सी बात है एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन अगर एमिट हो जाएंगे तो पीछे एक दो न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की तादाद सेम है, इसका मतलब है कि वो आइसोटोप फॉर्म कर देगा। यानी 86 एटॉमिक नंबर किसी का था, उसके दो न्यूट्रॉन चले गए, अब पीछे जो है ना न्यूट्रॉन दो कम हो गए, तो वो एलिमेंट जो है ना वो उसका आइसोटोप कहलाएगा, क्योंकि आइसोटोप वो होते हैं जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, और इट विल बिकम अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर इफ इट गिव ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई एलिमेंट अपने प्रोटॉन में से कोई प्रोटॉन एमिट कर दे तो उसके प्रोटॉन कम हो जाएंगे, 86 वाला दो प्रोटॉन एमिट कर दे इसका मतलब 84 पे आ जाएगा, तो वो 86 वाले एलिमेंट से ट्रांसफॉर्म होके 84 वाला एलिमेंट बना दें। अच्छा, अब आपको अगर ये बात नहीं क्लियर हुई तो आप हम मज़ीद आगे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, उससे और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब 3 तरह की टाइप्स होती है जो रेडियो एक्टिव डीके होती है, रेडिएशन शो होती है, वो अल्फ़ा डीके होती है, बीटा डीके होती है और गैमा डीके होती है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई होती है। यहाँ पे गौर से देखिए लिखा है हीलियम न्यूक्लियाई, यानी हीलियम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है किसी एलिमेंट से तो उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई जैसा है, तो इसका पार्ट मास भी 4 होगा। हीलियम का जो चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होते हैं उसमें वो 2 होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन होंगे। ठीक है जी। अच्छा, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज शॉट आउट फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, अगर रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल निकलता है किसी एलिमेंट से, जिस एलिमेंट से निकलता है उसे कहते हैं पैरेंट न्यूक्लियस, और जो एलिमेंट बनता है बाद में वो कहलाता है डॉटर न्यूक्लियस। इस डिक्रीज बाय 4 यूनिट, तो जो एलिमेंट बनेगा अल्फा रेडिएशन के बाद उसका मास जो है ना वो पिछले वाले से 4 कम होगा, 4 यूनिट कम होगा, और उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, चार्ज नंबर होगा, वो 2 यूनिट कम होगा। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, ये एक पैरेंट न्यूक्लियस है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, जिसका मास नंबर है ए, यानी अब अल्फा डीके हो गया तो इसमें से अल्फा निकल गया, मींस हीलियम निकल गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर में से 2 निकल गया, इट मींस बाकी जो यहाँ बचेगा एलिमेंट उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 माइनस करके आएगा जेड में से। यहाँ फॉर एग्जांपल 100 थे तो 2 प्रोटॉन निकल गए, तो यहाँ बचेगा 100 माइनस 2 98, तो जेड माइनस 2 जनरल टर्म बन जाएगी। इसके अलावा एटॉमिक मास कहते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को, तो चूंकि इसमें एटॉमिक मास 4 है तो जब यहाँ से हीलियम निकल गया 4 एटॉमिक मास लेकर, तो पीछे जो बचेगा नया एलिमेंट जो बनेगा डॉटर न्यूक्लियस जो कहलाता है वो बचेगा ए माइनस 4। तो आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अल्फा डीके में जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है उसका एटॉमिक नंबर जेड माइनस 2 करके आता है और उसका एटॉमिक मास ए माइनस 4 करके आता है। हम इसकी मजीद एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, बीटा डीके क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स are those particles whose charge to mass ratio is equal to that of electron,
यानी जस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इसी तरीके से बीटा पार्टिकल्स पे भी चार्ज होता है नेगेटिव। ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन स्प्लिट अप इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो रेडिएशन होती है ये न्यूक्लियस से ताल्लुक़ रखती है, तो न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रॉन मौजूद होता है या प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया भाई? तो बात यह है कि भाई जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है, जब न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियस में टूटता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। यानी न्यूट्रॉन चूंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, अगर वो टूटे तो उसके अंदर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ये रहा बीटा पार्टिकल माइनस वाला। अगर प्रोटॉन एमिट हो जाएगा उसे हम कहेंगे पॉजिट्रॉन, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता, कैन नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस अदरवाइज इट वुड नीड एनर्जी अबाउट एक्सपोनेंट 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर ठहरना है उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और उसके पास नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए न्यूक्लियस में ठहरने के लिए, जबकि बात उसके पास होती नॉर्मली जो है वो जस्ट फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देयरफॉर वो न्यूक्लियस से फ़ौरन से निकल जाता है रेडिएशन की सूरत में। अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो निकल गया तो पीछे जो था न्यूट्रॉन जो टूटा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, उसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, पीछे एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब जो बीटा था वो माइनस के साथ निकल गया इलेक्ट्रॉन का माइनस लेकर, पीछे जो बचेगा डॉटर न्यूक्लियस उसके चार्ज में +1 का इजाफा हो जाएगा, एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, तो हैंस इन बीटा डीके चार्ज नंबर ऑफ रिजल्टिंग एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टिंग एलिमेंट यानी डॉटर न्यूक्लियस वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा एक्टिविटी की जनरल एग्जांपल अगर आप देखें, जनरल इक्वेशन तो वो बनेगी, ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका मास नंबर है, जिसको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। बीटा डीके के बाद दो सूत्र, या तो बीटा माइनस वाला डीके हो सकता है जो नॉर्मली होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो अगर माइनस वाला डीके हो गया तो पीछे एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा Z+1। अलबत्ता अगर पॉजिट्रॉन यानी प्लस वाला बीटा पार्टिकल डीके होगा तो पीछे एक का इजाफा होगा Z+1। यानी दोनों सूरतों में चाहे बीटा डीके इलेक्ट्रॉन हो चाहे बीटा डीके पॉजिट्रॉन, लेकिन आप बताएं क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे जो है वो बीटा डीके माइनस में हो रहा है और यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस जो बन रहा है वो प्लस में बन रहा है, और यहाँ पर बीटा पॉजिटिव में आ रहा है, बीटा जो प्लस है पॉजिट्रॉन जिसे हम कह रहे हैं, और यहाँ पर फिर भी एटॉमिक नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये वाली बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग खुद इसको देखिएगा कि ये वाली बात दुरुस्त है, और दुरुस्त है तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर +1 आ रहा है, और यहाँ पर प्लस पॉजिट्रॉन फिर भी +1 आ रहा है, तो ये है तो क्यों, इसकी वजह क्या है, इसी में आपको पैराग्राफ में इसका जवाब ज़रूर मिल जाए। ठीक है जी। अच्छा, गैमा डीके क्या होता है? During nuclear decay, some mysterious radiation was also found which possess energy greater than X-ray. These radiation were called gamma rays. अच्छा, न्यूक्लियर डीके हमने कहा 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा और गैमा। उनमें से जो गैमा डीके ना वो मिस्टीरियस रेडिएशन होती है जो कि एक्सरे से भी ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं फोटॉन्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी। गैमा डीके में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, तो इसका मतलब चार्ज अगर गैमा डी के एमिशन होगी तो कोई भी चार्ज में फ़र्क नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा एलिमेंट के। दूसरी बात, इसका मास नंबर भी कोई नहीं होता, तो मास नंबर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आप देखो जनरल टर्म कि ये एक एलिमेंट है एक्स जेड और ए, गैमा डी के इसमें से हो गया तो पीछे निकल गया आपके पास फोटोन जिसको हम गैमा रेस कहते हैं, तो पीछे आपके पास जो एलिमेंट बनेगा उस पर एटॉमिक नंबर पे और उसके मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सही है, तो खुलासा ये निकला कि अल्फा पार्टिकल में अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो जाता है और ये 4 माइनस हो जाता है, और बीटा पार्टिकल में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 प्लस हो जाता है, और गैमा पार्टिकल में डॉटर न्यूक्लियस बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही रहता है जैसा कि पेरेंट न्यूक्लियस था। फ़र्क क्या होता है? एनर्जी एमिशन होती है, एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पे आप इसकी मिसाल देख सकते हैं, गैमा रेस कोई पार्टिकल नहीं निकल रहा, देखो सिर्फ रेस निकल रही, पीछे वाले में पार्टिकल भी निकल रहा।
अच्छा जी, कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। व्हेन द क्लोरीन एटम ऑफ मास नंबर 35 एंड चार्ज नंबर 17, मास 35 है, क्लोरीन का चार्ज 17 है, इज बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन, द रिजल्टिंग डिसइंटीग्रेट एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, राइट द इक्वेशन रिजल्टिंग रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर क्लोरीन को प्रोटॉन से बम्बार्ड किया जाए और वो टूट जाए, और टूटे इस तरीके से कि वो अल्फा पार्टिकल को एमिट कर दे, यानी जो क्लोरीन है वो अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर दे, एमिट कर दे, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप देखो ये क्लोरीन है, यहाँ पे अल्फा प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट हो रही। अब इसमें से चूंकि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, इसका मतलब ये हीलियम निकल गया, तो He2 आपने बाहर पहले से लिख दिया, He हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और ये 4। अच्छा जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो अगर, तो यहाँ पर है 17, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन भी मौजूद है साथ साथ, तो प्रोटॉन एक इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 16। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो एटॉमिक मास है 35, 4 माइनस करने के बाद वो आना चाहिए था 31, लेकिन चूंकि प्रोटॉन भी यहाँ मौजूद है, इसका एटॉमिक मास है 1, तो यहाँ पर ये 35 और ये 1 प्लस होकर 36 बनता है, और उसमें से हम 4 को माइनस करेंगे तो 32 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम देखेंगे, हमने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग दिस इन द मिसिंग पार्टिकल। एक रिएक्शन आपको दिखाया हुआ है कि ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, इसका एटॉमिक मास 210 है, 210 है, 210 है, इसमें से एमिशन हो गई अल्फा पार्टिकल की, यानी यहाँ से 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और यहाँ से एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा। तो आप बताओ जो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा वो कैसा होगा। वो कैसा होगा, यहाँ से हम 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, पोलोनियम बन जाएगा। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 होता है, 86 माइनस 2 84 बन गया, 210 माइनस 4 है 206 बन गया। अच्छा, तीसरी एग्जांपल अगर हम देखें, हम देख आ जा रहा है कि पहला कार्बन 14 है, यूज इन कार्बन डेटिंग डीकेज बाय बीटा एमिशन, यानी इसमें से बीटा एमिशन हो रही है, आपने इक्वेशन बना ली। और एक है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 238, ठीक है, डीकेज डीकेज बाय अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन हो रहा है। अच्छा, कार्बन, कार्बन का आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और उसका मास होता है 12, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेशल दिया हुआ कार्बन 14, इसका मतलब है कार्बन वो लेना जिसका एटॉमिक मास 14, तो 6 और 14 लिख दिया। इसमें से बीटा एमिट होता है, यानी बीटा जो कि -1 होता है, तो हमें पता है कि जब बीटा एमिशन हो तो उसमें हम चार्ज में +1 कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। अब ये बन गया नाइट्रोजन। तो आप देखें एक एलिमेंट कुछ और था, लेकिन रेडिएशन के बाद, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना के बाद वो दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, तो ये फ़ायदा होता है रेडियो एक्टिविटी का। दूसरी मिसाल थी आपके पास यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास है 238, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया हीलियम 24, तो आप 92 में से 2 माइनस करेंगे 90 बन जाएगा, 238 में से 4 माइनस करेंगे 234 बन जाएगा, थोरियम बन जाएगा। यानी एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है जी, तो ये थे अल्फा बीटा और गामा डी के। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके सवाल इसमें से ज़रूर बनते हैं, जो मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई और डीके के बारे में बता दिया। ठीक है जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।